साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं और उस शब्द शक्ति के बारे में हमने एक क्लास पहले ले ली है, जिसके अंदर हमने अभिधा शब्द शक्ति और जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके जो भेद थे उनके बारे में देख लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास है, इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हो। आज जो लक्षणा शब्द शक्ति है, उस लक्षणा शब्द शक्ति के जो अन्य भेद है उनके बारे में और जो हमारी आगे जो व्यंजना शब्द शक्ति है इनके बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अब बिना टाइम खराब करे हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के जो अन्य भेद है वो कौन कौन से हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य भेदों में दो प्रकार, एक होता है रूढ़ि लक्षणा और एक होता है प्रयोजनवादी लक्षणा। तो पहले हम रूढ़ि लक्षणा है, जिसके बारे में कुछ गाइडों के अंदर जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके ही भेद में बताया गया है और कुछ गाइडों में इसको अन्य भेदों में रखा गया है। ठीक है, तो हम बात करें तो अन्य भेद है रूढ़ि लक्षणा, वो देखते हैं। जहां किसी शब्द विशेष का प्रयोग परंपरा से या रूढ़ि वंश किया जाता है, यानी परंपरा से वो चला आ रहा है, वह रूढ़ि लक्षणा होती है। ऐसा प्रयोग सनातन और सार्वभौमिक होता है, जैसे यानी जो वर्षों से चला आ रहा है, जो सार्वभौमिक सत्य है, वो जो सारे हैं वो इसके अंदर काउंट किए जाएंगे रूढ़ि लक्षणा के अंदर। कैसे, उदाहरण से समझने की कोशिश करें। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो जो भक्ति काल है, हमने पीछे पढ़ा है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था, ये बात आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ये बात आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अगर आप मेरे नियमित सब्सक्राइबर और नियमित मेरी क्लासें देख रहे हो तो आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको अच्छे से बताया है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे हम, तो उस टाइम मैंने बताया कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था। ठीक है, तो ये जो बात है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, ये बात वर्षों से चली आ रही है और सभी को पता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। ऐसा नहीं है कि जो स्वर्ण काल है उसके अंदर सोने की चीजें ज्यादा थी या सोने से संबंधित कोई उपकरण थे और थे, परंतु उसको स्वर्ण काल नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। आगे देखिए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी अब राष्ट्रपति चाहे कम उम्र का हो चाहे ज्यादा उम्र का हो, उसे क्या है, भारत में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना गया है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, सत्य बात है कि सभी उसको देश का प्रथम नागरिक मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ा है या सबसे पहले पैदा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है, परंतु उसको ये दर्जा दिया गया, ये सार्वभौमिक सत्य बात है। ठीक है, तो ऐसी जो सारे उदाहरण है वो किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, रूढ़ि लक्षणा के अंदर काउंट किए जाएंगे। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछिए। दूसरा प्रकार है प्रयोजनवादी लक्षणा। प्रयोजनवादी का मतलब है एक उद्देश्य हो, हमारा एक प्रयोजन हो, यानी किसी के प्रति जो कोई वाक्य कहे तो हमारा जो उद्देश्य है वो खत्म होने के बाद उससे कोई मतलब नहीं है, यानी हमारा एक लक्ष्य था, एक प्रयोजन था, एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य हमारा कंप्लीट हो गया। उस जगह अगर किसी उदाहरण को हम काम में लेते हैं, किसी शब्दों को काम में लेते हैं, तो वो किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, हमारा प्रयोजनवादी लक्षणा के अंदर। किसी विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को कुछ कहा जाए, तब लक्षणों के आधार पर जो शब्द शक्ति ग्रहण की जाएगी वह प्रयोजनवादी शब्द शक्ति होती है। जैसे कोई आदमी मूर्ख होता है तो हम उसको कहते हैं गधा है क्या, कहने का मतलब वो सिर्फ वहां तक ही सीमित है, उसको लंबे टाइम तक ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गया वो गधा ही है। देखिए नोट, ऐसे प्रयोग सार्वभौमिक और सनातन नहीं होते, यानी सदा सदा के लिए नहीं होते। ऐसे जहां हमारा उद्देश्य हो कोई, वो उद्देश्य खत्म होने के बाद में उसको हम खत्म कर देते हैं, उसका कोई आगे मतलब नहीं रहता है। जैसे लाल पगड़ी जा रही है, अब लाल पगड़ी जा रही है इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। कि जैसे एक रेलवे कर्मचारी है, एक रेलवे कर्मचारी है, उसके जो लाल वो पगड़ी पहने हुए रहता है, आपने देखा होगा रेलवे कर्मचारी जो काम करते हैं उस टाइम,
तो किसी ने किसी आदमी से कहा कि लाल पगड़ी जा रही, तो उसका एक उद्देश्य है कि वो रेलवे का आदमी जा रहा है, वो दिख रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, तो वो लाल पगड़ी जा रही। अब वो लाल पगड़ी जा रही उस आदमी के लिए हमने वहां पर काम में लिया है, उसके बाद में उसका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। तो ऐसे जो उदाहरण हम काम में लेते हैं, जिनका हमारा कुछ समय के लिए प्रयोग में काम में लेते हैं, या कुछ समय के लिए उनका प्रयोग होता है, कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे उदाहरण है वो प्रयोजनवादी लक्ष्य नामे काउंट किए जाते हैं। आगे भी व्यंजना शब्द शक्ति, यानी दो शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, उनके बारे में हमने देख लिया। तीसरा जो प्रकार है वो है व्यंजना शब्द शक्ति, जहां वाच्यार्थ लगने के पश्चात या लक्ष्यार्थ लगने के पश्चात प्रसंगवश छुपे हुए अर्थ का बोध किया जाए। यानी देखो समझना, वाच्यार्थ का मतलब जो अभिधा शब्द शक्ति थी वो, या लक्ष्यार्थ का मतलब जो लक्षणा शब्द थी, दोनों ही लग जाए, या तो वाच्यार्थ लग जाए या फिर लक्ष्यार्थ लग जाए, दोनों में से एक कोई सा भी लग जाए। उसके बाद हम प्रसंग व छुपे हुए अर्थ की ओर हमारा ध्यान जाए, यानी छुपा हुआ अर्थ उसके अंदर क्या है वो हम निकालने की कोशिश करें, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे शाम हो गई, अब शाम हो गई इस पे हम ध्यान करें, तो इसको एक साधारण सी बात करें तो ये अभिधा है। साधारण सी बात करें तो क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है, भाई शाम हो गई, तो ये एक नॉर्मल सा वाक्य है, और अब जैसे कोई शाम होती है तो ऐसे शाम हो गई एक नॉर्मल सा वाक्य। पर अब इसकी छुपे हुए अर्थ की बात करें, छुपे हुए अर्थ की बात करें तो देखिए, एक माँ अगर किसी बच्चे को कहती है, जैसे मान लिया कि पहले से निर्भर हो रखा है कि डेली शाम को वो दीपक जलाते या अगरबत्ती करते, तो ऐसे नहीं कहेगी माँ उसे कि भाई जा दीपक जलाया या अगरबत्ती करके आ, वो उसको ऐसे कहेगी शाम हो गई। तो वो बच्चा क्या अर्थ लगाएगा, वो बच्चा ये अर्थ लगाएगा कि भाई मेरे को अगरबत्ती और दीपक है वो जलाना है, समझ रहे हो आप। या फिर ऐसे अर्थ लगाएं कि जैसे किसी दोस्तों ने शाम को घूमने का प्लान किया हुआ है, जैसे मान लिया दिन में बैठे हुए और उन्होंने प्लान बनाया यार शाम को घूमने के लिए चलेंगे, तो एक दोस्त उसको कॉल करके बोलेगा, भाई ऐसे नहीं बोलेगा ले चल यार घूमने के लिए चलते हैं, वो उसको ऐसे बोलेगा कि शाम हो गई। तो प्री प्लान था उनका, दिन में उन्होंने प्लान बनाया था कि शाम को घूमने के लिए चलेंगे, घूमने के लिए चलेंगे। तो इनका अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग, यानी शाम हो गई एक जो शब्द है उस शब्द के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इनका अर्थ निकाला जा सकता है। तो ऐसे जो उदाहरण है वो किसके अंदर आएंगे, व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर काउंट किए जाएंगे। समझ गए। अब देखो इनके प्रकारों की बात करें, इनके दो प्रकार होते हैं, एक होता है शाब्दी व्यंजना और एक होता है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द से ही पता चल रहा है कि शब्दों में होगा, और आर्थी व्यंजना अर्थ में होगा। ठीक है, देखो जहां शब्दों में व्यंग्यार्थ निहित हो और उन शब्दों को परस्पर पर्याय शब्दों से बदल देने पर चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का मतलब शाब्दी व्यंजना वो शब्द में चमत्कार होता है, और उन शब्दों की जगह हमने पर्यायवाची शब्द काम में लिए, उन शब्दों को बदल दिया, तो उनका अर्थ है वो खत्म हो जाता है, उसका चमत्कार है वो खत्म हो जाता है। तो अगर शब्द में बदलने से चमत्कार खत्म होता है तब तो वो शाब्दी व्यंजना है, और अगर शब्दों को बदलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वहां पर आर्थी व्यंजना है। आगे देख, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वर्ष बानुजा वह हलदर के वीर। यानी यहाँ पर देखो, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, यानी राधा और कृष्ण के बारे में बात की जा रही है कि क्यों ना उनकी जोड़ी है वो लंबे टाइम तक जुड़ी रहे, उनके बीच में लंबे टाइम तक प्रेम रहे। को घटिए वर्ष बानुजा वह हलदर के वीर, यानी वो किससे कम है, ये तो जो वर्षभ की अनुजा है, यानी वर्षभ बेल की बहन है, और वो हलदर के भाई है, वो हलदर के भाई है, यानी ये जो बलराम है उस बलराम के भाई है। इस प्रकार का इसका अर्थ है वो निकाला जा रहा है। तो ऐसे जो शब्द है उन शब्दों की जगह हम अगर यहाँ पर जैसे ये शब्द है, अगर इसकी जगह हम जैसे बलराम हलदर है उसकी जगह बलराम काम में ले, बलराम काम में ले, तो उससे क्या होगा, जो अर्थ है वो परिवर्तित होगा, वो अर्थ नहीं निकलेगा जो निकालना चाहते हैं हम। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो शब्दों को हम बदल देते हैं, उन बदलने से जो शब्द में जो परिवर्तन आता है, जो उसके जो अर्थ में परिवर्तन आता है, तो वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है, यानी शब्दों को चेंज करने से उसमें फर्क पड़ता है, यानी शब्द हमारे को वही रखने होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने से उसका अर्थ है वो अलग निकलता है, इसलिए वो शाब्दी व्यंजना के अंदर काउंट किए जाएंगे।
नोट। श्लेष अलंकार में शाब्दी व्यंजना होती है सदैव ही, यानी जो श्लेष अलंकार होता है उस श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण है उन सारे उदाहरणों में शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब बात करें आर्थी व्यंजना की। आर्थी व्यंजना की जहां चमत्कार या व्यंग्यार्थ शब्द के अर्थ में निहित हो और शब्द को पर्यायवाची शब्द से बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहता है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। यानी शब्दों को चेंज करने से भी, यानी आपको एक उदाहरण पर ध्यान नहीं देना है, एक उदाहरण से कुछ नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण निकालने हैं, खुद से प्रयास करना है, बाकी आपको समझने के लिए है उदाहरण को। इसका मतलब यह है कि शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। शाब्दी व्यंजना में यह होगा कि शब्दों को परिवर्तन करने से क्या होगा, उसके अर्थ में परिवर्तन आएगा। अगर अर्थ में परिवर्तन आता है, वो शब्द वहां पर सेट नहीं होते हैं भाई, वो शब्द नहीं बदल सकते हैं, तब वहां पर शाब्दी व्यंजना। और अगर शब्दों को बदल दे और फिर भी नहीं होता है तो वहां पर हमारा क्या होगा, आर्थी व्यंजना होगा। देखिए जैसे शाम हो गई, अब शाम की जगह हम संध्या ले लें, जैसे आगे लिखा हुआ है, अगर संध्या ले लें तो भी वही संध्या हो गई। तो संध्या और शाम एक ही चीज है, संध्या और शाम एक ही चीज है। तो इससे क्या होगा भाई, परिवर्तन नहीं आ रहा है, चाहे संध्या कहो चाहे शाम को। तो ऐसे जो चीजें हैं ना, वहां पर आर्थी व्यंजना होगी। अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि बच्चा सर्वदा सुधर गया। अब अध्यापक की जगह अगर हम यहाँ पर लिख ले टीचर ने ऐसा पढ़ाया, टीचर लिख दे, ठीक है। तो या फिर हम व्याख्याता लिखते हैं, जो भी यहाँ पर इसके जो पर्यायवाची शब्द है वो अगर यहाँ पर लगाएं तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई ऐसा पढ़ाया कि बच्चा सर्वदा सुधर गया, इसमें एक व्यंग्य छिपा हुआ है कि बच्चा को ऐसा पढ़ाया गया कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, बच्चा बिगड़ गया, इसमें एक व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि बच्चा सर्वदा सुधर गया, ठीक है। तो ऐसे जो उदाहरण है वो सारे आर्थी व्यंजना के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब हमने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों को अच्छे से समझने की कोशिश की है और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पर कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा आप खुद से अभ्यास करोगे तो अच्छा समझने में आपको सुविधा होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।